लेकिन उसकी मुझसे 10% आगे निकल, 10 नहीं माने 5% आगे निकल गया। मैंने उसकी 93 बनी लगभग परसेंट और मेरी 87। मैंने कहा पढ़ाई से बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैंने तृतीय वर्ष शास्त्री प्रथम वर्ष में एक लाइन पता नहीं कहाँ से सुन ली और मुझे इतनी भाभी गई, पता नहीं कैसे हो गया। तो वो लाइन ऐसी थी, और वो लाइन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की थी, नसीरुद्दीन शाह, कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह बाद में वैसा ही बनता है, और जो व्यक्ति बाद में जैसा बनता है वो शुरुआत में वैसा ही था। तो इसमें तो सत्य बात थी, लेकिन मैंने, चूंकि मैं बताया ना, मैं हमेशा नकारात्मक पक्षी को ज्यादा देखता था, तो उसमें मैंने ये बात निकाल ली कि अब जो जैसा होगा उसको वैसे ही बनना होगा, और जो बना है वो बिल्कुल वैसा पहले ही था, इसलिए कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैंने किसी भी चीज प्रयास करने का पूरी कोशिश समाप्त कर दी थी। तो इसीलिए जो अभी जो अजूबापन दिख रहा था वो सब इसका ही फल था, शुरुआत से अंत तक। और भी एक बार हुआ जो घटना मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम में गया था, और वहां पे कुछ दुर्घटना हुई थी, तो वो मानसिक रूप से मुझे बहुत धक्का लगा था उसके कारण, तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था उस कारण से। तो इस तरह की घटना हो चुकी थी, इस कारण थोड़ा मुझे स्वाभाविक डर लगता था माइक पर बोलने का। इसका परिणाम आपने देखा होगा, यदि याद हो हमारे क्लास वालों को, कि जब मैं आया था परिचय सम्मेलन में तो मैं खुद अपना नाम भी भूल गया था। तो सामने वाले लोगों ने मुझे बताया तुम्हारा नाम हर्षित जैन है। तो इतना डर लगता था। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस डर का खात्मा कैसे हुआ। इसमें मैंने कोई बुद्धिपूर्वक कोशिश नहीं की। स्मारक में रहते रहते ही, सबकी बातें सुनते सुनते ही एक दिन ऐसी बात मेरे ख्याल में आ गई जिससे मेरी थिंकिंग थोड़ी बदल गई है। और यदि ऐसा कोई विद्यार्थी वर्तमान में हो तो इससे प्रेरणा भी वो ले सकता है। थिंकिंग ये थी कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो शुरुआत से टैलेंटेड होते हैं और बाद में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को आप जानते होंगे। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो टैलेंटेड होता है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। और तीसरा व्यक्ति वह होता है जो सफलता प्राप्त करने नहीं चाहता है। और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं 3 की बात करता हूं। तो मैं जो था ना, मुझसे सभी लोग कहते तू बहुत टैलेंटेड है, तो मैं कुछ प्रयास भी किए लेकिन सफलता नहीं हुआ। तो इससे कारण लोगों की क्या सोच हो जाती है कि आगे से प्रयास ही नहीं करना चाहिए। तो यदि ऐसी सोच किसी की हो तो उसको छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि यदि आप वर्तमान में कुछ भी बनने का प्रयास करते हैं, सुनिए आप ध्यान से जरा इस बात को, इस वक्तव्य को, कि यदि आप वर्तमान में कुछ भी बनने का प्रयास करते हैं और आप वह बन नहीं पाते हैं तो इसका बिल्कुल भी आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप बनने के प्रयास में जो बन जाते हैं वही बनने के प्रयास का फल है। मैं फिर से बात को बोल देता हूं कि आप जो बनने जा रहे थे वो तो नहीं बन पाए, लेकिन बनने के प्रयास में जो आप बन गए वही उस वक्तव्य का फल है, वही उस प्रयास का फल है। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ तो बनेंगे, और जो बनेंगे वो प्रयास ना करने वालों से अच्छा बनेंगे। इसलिए आप प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। खेल से मुझे उदाहरण समझ में आया था कि मैंने खेल के प्रति सबसे ज्यादा प्रयास किया था, क्योंकि मुझे कनिष्ठ वर्ष में यहाँ पढ़ना नहीं था, तो मुझे खेल में इंटरेस्ट था बहुत। तो मैंने बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि इन सबसे अच्छा मैंने उस खेल में महारत हासिल कर ली। लेकिन बाद में जब मैं खेलने गया वहां, तुरंत हार के आ गए हम लोग। तो उस समय मुझे यह बात चली कि अरे अब तो खेलना भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ मैंने टीम के साथ अपने स्मारक में खेला, तब मुझे पता चला कि मैं कितना अच्छा खेलता हूं और बाकी सारे विद्यार्थी मुझसे कितना बेकार खेलते हैं। इससे पता चला भैया कि आप कुछ ना कुछ तो बनने वाले हैं, तो प्रयास हमेशा करते रहिए। दूसरा बिंदु यह है कि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो क्या करोगे? आप करोगे क्या? मान लीजिए आपका कोई टैलेंट है और आपकी उसमें बहुत रुचि है, और आप टैलेंटेड होने पर भी, उस रुचि के होने पर भी उस काम को नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसमें हार जाते हैं। अब हारने के कारण आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, और उसकी आप में रुचि है और उसके अलावा किसी काम में रुचि नहीं है,
तो रुचि वाले कार्य को नहीं करोगे, अरुचि वाले कार्य को करोगे तो किस तरह करोगे तुम? तो आप करने को कुछ नहीं रह जाएगा और आपकी जिंदगी पूरी नरक बन जाएगी। मैं बता देता हूं आपको कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मैं बहुत सोता हूं, तो इसका भी सच है कि मैं सोता नहीं हूं। जब मेरा दिमाग आपसी उलझनों के कारण बहुत थक जाता है तो मैं नींद के कारण अपना ज्ञानावंडीकरण का क्षयोत्सव लाके बढ़ा के अपने उस मानसिक क्लेश को मिटाना चाहता हूं, इस कारण मैं सो जाता हूं थोड़ा। तो वो भी ये सब पुरानी विवादास्पद तत्व थे, इसको मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो यदि आप वो काम नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपकी जिंदगी सब बताऊं तो निगोज से बदतर बन जाएगी, क्योंकि उस समय इतना टेंशन होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कुछ भी करो, कुछ भी बने, कुछ भी करें, लेकिन उस काम को करना ना छोड़ें और करने में ही सफलता हासिल करनी है। अब सफलता के बिंदु में आपको दो बता देता हूं, 2-2 मिनट, 1 मिनट में। सबसे पहला बिंदु उसने बता दिया है, नियमितता होनी चाहिए, लगातार करेंगे। मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं मैं याद करता हूं तुरंत भूल जाता हूं, 1 दिन बाद भूल जाता हूं, 2 दिन बाद भूल जाता हूं, तो क्या करूं? उस काम को लगातार करते रहिए, लगातार करते रहेंगे तो वह पूरे एकदम से आपका बन जाएगा, पूरा कार्य आपको समझ में आ जाएगा। आप तुरंत सिद्धि बनाने बैठे तुरंत कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज यदि 2 घंटे तक सिद्धि बनाते रहे तो आपको सारी सिद्धि समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो नियमितता। दूसरा, स्मारक में रहकर आपको एक काम जरूर करना है, आप हमेशा किसी ना किसी एक कार्य के क्रिएटर बनेंगे। समझ रहे हैं इस बात को कि एक कार्य क्रिएटर हमेशा बनना तुम, कि ऐसा कार्य जो आपके बिना कभी सफल ना हो सके, अथवा आपके बिना वो कार्य हुआ हो तो उसमें आपकी कमी खले, उसको बोलते हैं क्रिएटर। तो क्रिएटर बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं एक ऐसा काम करके जरूर जाऊंगा स्मारक में से कि लोग मुझे याद रखें। तो क्रिएटर हमेशा बनना है, एक कार्य कोई सा। ठीक है, उसके बाद ठीक, अंत में बस कुछ नहीं मैंने अपने साथ जो कहना था वो कह दिया है, और जो भी सब लोग आपस में भेदभाव भुलाकर कर रहे हैं, आपस में मेल मिलाप, तो मैं भी कर देता हूं कि मैं आपस में कोई द्वेष तो है नहीं, तो वैसे ही मैं मयंक से नहीं बोलता हूं, मुझे कोई द्वेष नहीं है, ना उसको भी द्वेष है, लेकिन मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है तो नहीं बोलता हूं। तो मैं आज से अपनी तरफ से मुझे द्वेष था ही नहीं, उसका मैं आपसे कह देता हूं कि मैं क्षमा इतना तो नहीं करूंगा, लेकिन आज तरफ से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी गलत तरह का व्यवहार नहीं है। तो वी आर रियली फ्रेंड्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ध्यान दें, ये शास्त्री तृतीय वर्ष के अभी तक विद्यार्थी 8 हुए हैं और समय की मर्यादा अपने पास कम है। 22 विद्यार्थियों को 10-10 मिनट हम देंगे तो 220 मिनट होते हैं। हमारे आदरणीय जो मंचासीन महोदय हैं उनका भी हमें मार्मिक उद्बोधन सुनना है, सभी विद्यार्थियों को सुनना है। इसलिए समय की मर्यादा और जिन जिन बिंदुओं पर आपको विचार करके कहना उन्हीं पर आप सीमित होकर कहें, और विशेष कुछ भी कहना हो तो व्यक्तिगत भी आप सबसे मिलकर पुनः सबसे मिलकर कह सकते हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है, आप इसका ध्यान रखें। अभी हम विद्यार्थियों का क्रम रोकते हुए गुरुजनों की ओर चलते हैं। गुरुजनों में से हमारे बीच आदरणीय शुद्धात्म जी भाई साहब आए और विदाई समारोह के उपलक्ष्य में 2 शब्द हमें हम अनुभव को ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब। मुझे 2 शब्द बोलने का आदेश हुआ है और बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं है। ये अभी जो हर्षित बात कर रहा था, इस पूरी बात का सारांश ये है कि जो कुछ बेटा म्यूजिक बंद कर दो जरा राजेंद्र, जब कोई बोल रहा था म्यूजिक बंद होना चाहिए, जब कोई आ रहा हो इनवाइट करो तो बजाओ, उल्टा करते हो तुम तो। और थोड़ा साउंड कम करो, तुम भी चुप हो जाओ। जो भी बात इसने कही उसका सारा सारांश ये था कि जो कुछ भी वो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपकी सोच में है। फिजिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है।
आपके विचार में परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि सारी समस्याएं आपके विचार से शुरू होती हैं और सारे समाधान आपके विचार में ही शामिल हैं। उसने विचार से ठीक कर लिया उनको। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त बात है और इंपॉर्टेंट है कि अब तुम यहां से फील्ड में जाने वाले हो और बहुत सारे लोग मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, एमबीए करने वाले मिलेंगे, बीएड करने वाले मिलेंगे, हीरो मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन पहले तुम्हारे मन में बात होनी चाहिए कि तुम क्या हो। तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज है वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है और जो मैंने पढ़ाई की है वो दुनिया में और किसी के पास हो नहीं सकती है। जो मैंने किया है वो अद्भुत है। इसका मतलब अहम नहीं, ईगो नहीं। लेकिन अब तुम चुप नहीं रह सकते कि थोड़ी देर तुम्हारे लिए भी बातें सुन लो, जरा तुम भी सुनो। इस सारे व्यवस्थापक बन गए तुम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कभी वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मेरे पास, मैंने इस मनुष्य भव की सबसे अद्भुत चीज थी वो हासिल कर ली इस 5 सालों में। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते ही हैं, आने ही वाले हैं। कर्मों का उदय ऐसा ही होता है। और ये 5 साल में जो सीखा है तुमने, जो तुम सीखने जा रहे हो, पूरा जीवन, यह जन्म और अगला जन्म में शांति से किसी से रहने वाली है। आत्मविरोध ध्यान होंगे, परिणाम होंगे, खराब होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, ये तत्व ज्ञान काम आएगा। तो तुम्हारे अंदर वो उल्लास, वो उत्साह, वो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए कि मेरे पास दुनिया की सबसे अभूतपूर्व चीज है। और इसके बाद जो करना हो सब करो, जो करना है वो करो। तो एक तो ये विश्वास पैदा करके रखना, और दूसरी बात यह है कि अभी तो तुम्हें पता चलता नहीं है कि स्मारक से क्या मिला, स्मारक ने क्या दिया। जब बच्चा आता है तब कनिष्ठ में सब भागने की पड़ती है, मैं चले जाऊंगा। हर साल 2-5 बच्चे चले जाते हैं, उनके भाग्य की बात है। और जो रुक जाते हैं वो यहाँ विदाई के समय आके आंसू बहाते हैं कि हमें जीवन में ये मिला, ये मिला, मैं ये मिला। जितने बच्चे आए मैं सुन रहा था, लेकिन जो आने वाले बच्चे, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे ये बताएं कि उनके जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया यहां आने के बाद, ये तत्वज्ञान पढ़ने के बाद, गुरुओं की संगत में रहने के बाद। निश्चित तौर पर इसमें तो एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तुम जो कह रहे हो मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, समय बहुत कम है। निश्चित तौर पे तुम बच्चों, अपने दोस्तों से माफी मांग सकते हो अकेले में बैठ के। तुम एक किस्से कहानी सुना सकते हो अकेले में, जो सोनू ने कहा। लेकिन यहां से वो बात करो जिससे तुम्हारा जीवन ही परिवर्तित हो गया, तो उससे इन बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और गुरुजनों को भी लगेगा कि यार इसका जीवन इससे परिवर्तित हो गया। और हमें भी उत्साह आएगा कि नहीं यार, जो हम काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, संस्था जो काम कर रही है, वो वास्तव में कुछ और कर रही है। तो थोड़ा सा तुम्हारे नोट्स है ना, इसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, इस ढंग से उसको बताओ। और संस्था ने अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ दिया है, इस विद्यालय ने अगर कुछ दिया है, तो आज यहां से प्रतिज्ञा करके जाओ। भले डिक्लेयर मत करो, डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, प्रतिज्ञा करके जाओ कि तुम संस्था को क्या दोगे। तुम्हें कुछ मिला ना, तो क्या हम देंगे। संस्था को कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे, एक चीज चाहिए कि आपका स्नेह संस्था के प्रति बना रहे, आपका सम्मान संस्था के प्रति बना रहे, और जो आपको संस्था से मिला है उसे आप डुप्लीकेट कैसे कर सको। और अगर आपका जीवन बदला है विद्वान बन के, तो कैसे एक बच्चे को प्रेरणा देकर आप उसे विद्वान बनने के लिए स्मारक में भेज सको। आपने देखा उसने केसी जैन साहब का सम्मान हुआ, उन्होंने 60 बच्चों को यहां भेजा, प्रेरणा तो दी होगी कम 600 को। उन 60 में जो यहां पढ़ के गए उनके जीवन में परिवर्तन हुआ ना। आप ये प्रतिज्ञा करके जाओ, 1 साल में एक बच्चे को मैं प्रेरणा दूंगा कि वो स्मारक में पढ़ने चला जाए। हो गया संस्था के प्रति आपका जितना भी संस्था के प्रति संस्था ने जो आपको किया, वो आपका कर्ज उतर गया। नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान पूरे देश में चालू किया, सिर्फ 9 लोगों को कहा कि तुम ये झाड़ू पकड़ लो, और 9 से कहा कि तुम 9 को पकड़वा दो, उन 9 से कहा तुम 9 को पकड़वा दो, पूरा देश साफ हो जाएगा।
700 विद्वान जो भी टोडो समाज सिद्धांत महाविद्यालय ने निकाले, वे 700 विद्वान अगर हर साल एक बच्चे को पेड़ ना दें तो शांति जी को 700 लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा हर साल। और फिर उन 700 में से जब हम 30 लेंगे या 50 लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्रीम निकल के आएगी। और उसके बाद जो बच्चे विद्वान बनेंगे वे अपना भी कल्याण करेंगे, देश का कल्याण भी करेंगे, समाज का कल्याण भी करेंगे, मुख्य समाज का कल्याण भी करेंगे और गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचेगी। एक एक काम करना बस। बाकी संजीव जी ने कही आपको बुक करना ही है और ये जब बुक करोगे जो उन्होंने कहा है उससे ये काम निकलेगा। पर ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, मुझे करना 24 घंटे वो चलते रहना चाहिए कि मुझे एक बच्चे को भेजना इस साल, एक बच्चे को भेजना मुझे इस साल, एक बच्चे को भेजना मुझे इस साल। अगर आपको फायदा नहीं मिला तो मत भेजना। आपको अगर फायदा मिला है तो जरूर एक काम जरूर करना जिससे 100 साल तक ये संस्था चलेगी, विद्यालय चलेगा और जो हम सोच रहे हैं वो काम हो पाएगा। समय कम है, मुझे 2 शब्द बोलने की आज्ञा थी, मैंने उतना ही बोला है। और संस्था हमेशा आपके साथ है, आपके लिए है। कुछ चीजों में हो सकता है आपको तकलीफ हो, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तकलीफ हो सकती है। यहां से जाओ कि हम आए, हमसे आने के पैसे ले लिए, हमसे खाने के पैसे ले लिए, हम तो विद्यालय में पढ़े हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दृष्टिकोण से इन चीजों को करना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के मैनेजमेंट, आपके गुरुजन, उनके मन में आपके प्रति भी कोई दुर्भावना है या आपके प्रति उनका स्नेह कम है। मैनेजमेंट को अलग कर देना, अरेंजमेंट को अलग कर देना, लेकिन उनके प्रति आपके प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है और वो जो आपसे इतना आपको चाहते हैं वो बहुत अभूतपूर्व है। इतना मैं विश्वास आपको दे सकता हूं। और ये टोडो स्मारक ट्रस्ट, ये विद्यालय, ये मैनेजमेंट टीम, ये सारे लोग, गुरु आपके हमेशा आपके साथ परछाई की तरह रहेंगे, आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। अरे सब भाई, मम्मी जी इतनी उदास क्यों है? अच्छा वैसा है क्या? बैठी है क्या? मुझे दिख नहीं रही है बराबर। अरे बहुत ही उदास लग रही है मुझे। अच्छा तो आप ही कुछ करो ना उनको हंसाने के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। क्या बात है? हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है? माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। स्वागत करें आदरणीय मम्मी जी का। अब हम अपनी अवार्ड श्रृंखला में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले अवार्ड के लिए ज्ञानी ऑफ द क्लास, अवार्ड का नाम है ज्ञानी ऑफ द क्लास। इसके नॉमिनीज हैं पवन जी, नरेश जी, जिनेश जी एंड शुभम जी। बताइए भाई लोग। आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अब आई। देखते हैं ज्ञानी ऑफ द क्लास अवार्ड गोज टू जिनेश जी। जोरदार तालियों के साथ जिनेश जी का स्वागत किया जाए। तालियों में कमी नहीं रहना चाहिए भाइयों। जोरदार तालियां बजाइए भाई। हमारे लिए कभी भी कोई भी तत्व शंका होती है तो हम जिनेश जी के पास चले जाते हैं और जिनेश जी हमारे लिए हंसते हुए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। ऐसे जिनेश जी, उनके लिए तालियां। अरे भाई तालियां बजाइए। अब आए भाई साहब जिनेश जी और अपने 5 साल के अनुभव प्रेरणास्पद बातें करें। जिनेश जी। साविद्या या विमुक्तये। शायद स्मारक के 5 वर्ष के काल में पहली बार ये पंक्ति मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैंने भी पहले कभी मंच से किसी से सुनी नहीं होगी। बहुत कम ही लोग इसका जिक्र करते हैं। वह विद्या, अध्यात्म विद्या जो मुक्ति के लिए
और एकमात्र मुक्ति के लिए ही यहाँ पढ़ाई जाती है। ऐसी इस उत्कृष्ट अध्यात्म विद्या को पढ़ने का सौभाग्य 5 वर्ष तक मुझे यहाँ मिला। प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी, और भी यदि इससे भी अधिक मैं कहूं तो घर वालों की सबसे ज्यादा प्रेरणा रही। मैं घर पे इकलौता हूं, भाई बहन नहीं है, मम्मी पापा दादा दादी, तो आप समझ सकते हैं कि 5 वर्ष तक अपने बेटे को दूर भेजना, पढ़ाना, और माने एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो बहुत बहुत उपकार रहा मम्मी पापा दादा दादी का। कनिष्ठ में शायद 2 महीनों तक मैं बीमार रहा हूँगा, मैं और पवन, हम दोनों साथ में बीमार हुए थे। घर गए, फिर वापस आए, और फिर वापस बीमार हुआ, तब फिर घर जाना पड़ा। माने ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर वाले माने और लोग कहने लगे कि आप मत भेजो और तबीयत खराब हो जाएगी तो लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अब नहीं जाना चाहिए, ऐसा है। फिर भी मम्मी पापा और घर वालों ने हिम्मत करके भेजा कि यदि पुण्य का उदय यदि कोई होगा भी तो यहीं रह के आएगा, बाहर कहीं भी चले जाएंगे तो उतना कोई लाभ नहीं रहेगा। माने तबीयत यदि कैसी भी रहे, बाहर जाएंगे तो इससे भी और खराब रहेगी। और फिर भी यहाँ आया, और 4 साल तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि पुनः घर रहने का प्रश्न बने। कनिष्ठ में जब इतनी तबीयत खराब रही थी तो मम्मी यहाँ पे 1 महीना रही। डॉक्टर ने सब बॉइल्ड फूड्स खाने को कहा था, तो 1 महीने तक खाना इत्यादि बनाना, और घर पे दादी दादा और पापा, मैंने बहुत ही मेहनत करके मुझे यहाँ पढ़ने का अवसर मिला, इसलिए सभी का बहुत बहुत उपकार। अन्ना जी कनिष्ठ में जब मैं बीमार हो गया था तो अन्ना जी आज भी कभी कभी कहते हैं कि ये विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा, चला जाएगा, मतलब उस समय की बात है। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहाँ 5 वर्ष पढ़ने का अवसर मिला। उपकार तो किस किस का कहूं, माने गिनाने के लिए समय नहीं है इतना, फिर भी जितनी बातें मैं लिख के लाया हूं और जो कही है अत्यंत संक्षेप में मैं उनको कहने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम गुरुजन, 5 साल की पढ़ाई जो यहाँ पे मुझे मिली है, करने मिली है, अथवा गुरुजनों ने जो पढ़ाया है उसको मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता। एक एक कक्षा, एक एक विषय बहुत अच्छी तरह मैंने खचित हो चुका है। और उसमें भी मुख्यतः यदि मैं कहूँ तो जो शास्त्रीय वर्ग की पढ़ाई है, प्रथम वर्ष में गुणस्थान, क्रमबद्ध पर्याय इत्यादि, रत्नखंड, श्रावकाचार आदि, और सेकेंड ईयर फाइनल के जो विषय हैं उनके लिए आप जितनी कनिष्ठ वेस्ट और फर्स्ट ईयर से मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी पकड़ आएगी। पीयूष जी की भाषा में कहूँ तो आप उस सेकेंड ईयर तक आने से पहले उन सभी विषयों का आपको अवग्रह हो जाना चाहिए। माने कोई भी विषय आपके लिए वो नया नहीं रहना चाहिए, चाहे समय सार, मोक्षण प्रकाशक, गोमठ सार, तभी फिर उसमें मास्टरी आएगी, आप विशेषज्ञ बनेंगे। नयों का ज्ञान मतलब सारे ही विषय, आप ऐसा नहीं है कि उनको फर्स्ट टाइम सुने और उसी समय समझ में आ जाएंगे। आप कनिष्ठ से उन विषयों को अच्छी तरह तैयार करते हैं, तब जाके आप सेकेंड ईयर फाइनल में उनके अच्छी तरह मर्म को समझ पाएंगे। दीपक जी हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है, वे भी बहुत, उन्होंने भी हम लोग को बहुत अच्छी तरह गोमठ सर इत्यादि पढ़ाए, न केवल पढ़ाया लेकिन साथ में आयुर्वेद के डॉक्टर थे। तो मुझे जब भी कोई बीमारी इत्यादि होती थी तो मैं सबसे पहले उनके पास जाके औषधि इत्यादि लेता था और 2 दिन में ठीक भी हो जाता था, इसलिए उनका भी बहुत बहुत उपकार। कक्षा के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। एक ऐसी कक्षा जो आपको हर वक्त हर समय इतना परिष्कृत कर देगी, इतना संस्कृत कर देगी कि आप फिर कहीं चले जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माने ये वे लोग हैं जो आप चाहे मंच पे खड़े हो चाहे कहीं भी हो, यदि आप गलत हैं तो वे आपको हमेशा टोकने के लिए तैयार है। और ये काम गुरुजन भी इतनी निर्भयता तो क्या कहूँ, लेकिन संकोच हो सकता है, लेकिन आपके क्लासमेट्स जो हैं वे कभी आपसे किसी भी विषय में संकोच नहीं करेंगे, उनको जो मन में आएगा वे कह देंगे। और 5 साल तक आपको इतना सुनने मिलेगा कि आप अंत में आते आते तक काफी चीजें सीख जाएंगे जो आपको पता भी नहीं होगी। दार्शनिक उपमा यदि दूं तो ये सम्यक अनेकांत है।
एक एक विद्यार्थी अपने आप में सम्यक एकांत, जिसके बिना उसके समुदाय रूप क्लास की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक एक विद्यार्थी अपने आप में क्लास है और जिनके बिना कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनुजों के लिए काफी कुछ प्रेरणा के विषय हैं। मैं उनको तथ्यात्मक प्रेरणा ज्यादा दूंगा कि क्या करना चाहिए आपको यहाँ और क्या नहीं, और कैसे आगे और पढ़ाई करें आप लोग। 5 साल की पढ़ाई में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेकेंड ईयर फाइनल की जो पढ़ाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। आप फाइनल में आते हैं तो आप आगे के विषयों की तैयारी मत करें, आगे के एग्जाम्स की, तो जो भी विषय की है, क्योंकि ये क्लीन पढ़ाई है और इसके लिए आपको तत्व ज्ञान, बालबोध, 6 डाला इत्यादि सभी विषय पूरे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, तभी आप उनको पढ़ पाएंगे। इसलिए आप अभी से बेस स्ट्रांग करते जाएं, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत जाएगी। संस्कृत और इंग्लिश के लिए मैं फिर कहूंगा, मैंने परिचय सम्मेलन के दिन भी कहा था, कनिष्ठ और वरिष्ठ के सभी विद्यार्थी आप लोग कोशिश करें इंग्लिश और संस्कृत में पूरा कमांड आ जाना चाहिए वरिष्ठ तक। आप शास्त्री में आ जाएंगे, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि अभी तो हमें संस्कृत नहीं आती, अभी हमें ये नहीं आता। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव कमांड करनी है। भाषा पर कमांड आप कनिष्ठ वरिष्ठ में जितना करना चाहे आप कर लें। कोशिश करना आप सीनियर्स के साथ रहें, उससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आगामी वर्ष में आपके साथ क्या क्या हो रहा है वो सब घटनाएं आपको पहले समझ में आ जाएगी। तो जब आप उस स्थान पर रहेंगे तो आपको सब बात और अच्छी तरह कर पाएंगे। और जो पुराण इत्यादि हैं, मैं प्राय कर देखता हूं कि कई विद्यार्थी वो बस राम कहानी, हरिवंश कथा और शलाका पुरुष इनको पढ़ के ही पूरी परीक्षा इत्यादि दे देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वे जो बनाई गई हैं वे अन्य लोगों के लिए हैं जो मुक्त विद्यापीठ की एग्जाम देते हैं अथवा पर्सनल स्वाध्याय करना चाहते हैं। हम लोग स्वयं विद्वान बन रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। पुराणों के समय में बहुत उपेक्षा देखी जाती है, इसलिए आप मूल से पढ़ने का इसको प्रयास करें। कक्षा जो प्रतिदिन हमारी लगती है, मैं उसको संक्षेप में परिभाषित करना चाहता हूं। किसी एक विषय को सिस्टमैटिक तरीके से, माने क्रमिकता से किसी एक विशेषज्ञ गुरु के द्वारा प्रतिदिन पढ़ना, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप स्वयं घर पर नियमित स्वाध्याय भी करते हैं तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए। जब कोई बंधन हो तब आप उसको अच्छी तरह कर पाते हैं, लेकिन स्वयं से यदि करना चाहें तो उतनी वो कमांड नहीं आ पाएगी। तो ऐसी सारे विषयों की जो कक्षा जो पढ़ने मिलती है उसको आप कभी मत चूकना। स्मारक में 5 साल में आपको 10 शिविर और 5 प्रशिक्षण शिविर, इनमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत सारे विद्वान आते हैं, उन सभी का लाभ अवश्य लें। शिविरों में माना अन्यत्र और कहीं उपयोग भटकाए नहीं। और मुझे विषय अभी मिल नहीं रहे, सब लिखा हुआ है। काफी सारी और बातें हैं, जैसे कभी कभी कक्षा में मैं माने इसको उद्दंडता ही कहूंगा कि जब गुरुजी पढ़ा रहे हो वो कोई बात बताएं और उसके बीच में हमें वो बात याद है और हम वो बात पहले बोल दें, चाहे वो आगम का उद्धरण हो चाहे कुछ भी हो। मैं इस सब बातों के लिए अपने समस्त गुरुजनों से क्षमा मांगता हूं। ये वास्तव में उद्दंडता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे अभी कुछ दिन पहले दादाजी ने भी बताया था कि गुरुदेव श्री कहते थे कि गोत्र जिस भाव से गोत्र तीर्थंकर गोत्र बंधता है, और जब दादाजी ने ये बात बताई तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब हमने उनसे कहा कि ये गोत्र नहीं नामकरण की प्रकृति है, तो तब तो कह दिया था। लेकिन आज उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि हमें वो बात अब विघ्न के रूप में लगती है। कहाँ तो वे एक उत्कृष्ट बात कर रहे थे और हम अपनी बात बताने लग गए। इसलिए जितने भी समय तक जब भी मैंने कक्षा में बीच में कुछ ऐसा बोलने का कुछ प्रयास किया हो वो उसे आप क्षमा करें। विंग वाले जो उपाध्याय वरिष्ठ, उनसे काफी सारी बातें करता रहता हूं, उनको कभी कभी डांटता हूं, इसके लिए भी आप लोग मुझे क्षमा करना। मैं समस्त कक्षा और अनुज सभी से पुनः एक बार यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसको क्षमा करें और अपने कार्य में संलग्न रहें। भावी योजना और बता दूं, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए करूंगा और आगे प्रोफेसर इत्यादि पीएचडी इत्यादि रिसर्च करके प्रोफेसर की लाइन में जाऊंगा। इस प्रकार से मेरा अनुभव।
बहुत धन्यवाद दिनेश जी को, जिन्होंने अपने 5 साल के अनुभव हमारे सामने रखे। अब देखते हैं ये अवार्ड की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला अवार्ड किसके जाता है? जीनियस ऑफ द क्लास, इसके नॉमिनीज हैं सौरभ जी, नरेश जी, शैलेश जी, पवन जी। क्या जोरदार आवाज आनी चाहिए। जीनियस ऑफ द क्लास अवार्ड गोज टू शैलेश जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे शैलेश जी का। और शैलेश जी हैं और कुछ अपने खट्टे मीठे अनुभव हमें बताएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी विद्यार्थी, कुछ दिनों पहले ऐसा लगता था कि अभी परिचय सम्मेलन हुआ और अब विदाई हो रही है। सभी लोग कहते हैं कि 5 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चलता, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कैसे निकल गए पता नहीं चला। सबसे पहले मैं बताऊं, मैं जिंतूर महाराष्ट्र का रहने वाला हूं और मैं अपने गांव से सबसे पहला शास्त्री हूं। प्रॉपर तो मैं ही अकेला हूं, लेकिन वहां सर्विस के लिए भी 1-2 है, और यहां आने के लिए मुझे प्रेरणा दी है। सबसे पहले मुझे जो फर्स्ट ईयर में वर्धमान है, मेरे पहले क्लासमेट रहा, मेरे साथ में पढ़ता था, और किसी कारण अभी 2 साल गैप हो गया। तो सबसे पहले उसने मुझे कहा था कि जयपुर जा रहा हूं मैं, वहां अच्छा है, वहां चल। तो उससे सबसे पहले मैंने यहाँ का नाम सुना था, और उसके बाद मैंने सब जानकारी लेने के बाद यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद घर वालों ने तो बहुत मना किया था कि इतना दूर जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जाएगा, साथ में भी कोई नहीं है। लेकिन मेरी रुचि पहले से धर्म में थी, इसके कारण मैं यहाँ पे आया, और स्मारक में आकर कनिष्ठ वरिष्ठ में ज्यादा धर्म का ज्ञान तो नहीं था, रुचि थी लेकिन कुछ ज्यादा नहीं आता था। नमोकार मंत्र सामान्य था बिल्कुल। तो ज्यादा स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो पूरा ग्रहण तो नहीं कर पाया। कनिष्ठ वरिष्ठ में थोड़ा कमजोर रहा, इस बात का मुझे दुख है। लेकिन सुख इस बात का है कि मैंने उस पूरी को फर्स्ट ईयर में पूरा कर लिया। मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मुझ में कुछ कमी रही है। उस बेस को मैंने फर्स्ट ईयर में आके पूरा किया, और जो पूरे 4 साल में नहीं कर पाया उसको मैंने फाइनल में आके ग्रहण किया है। और फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अनुजों के लिए भी कुछ प्रेरणादायक मेरे साथ जो हुआ था वो बताऊं कि जो वरिष्ठ में कुछ हुआ था उसके कारण किसी के प्रति भी द्वेष भावना हुई थी। थोड़ी बहुत मन में लग रहा था कि उस समय भी सोचा था कि फाइनल में आके विदाई समारोह में बोलेंगे, लेकिन यहाँ आते 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 अपने आप विचार बदल गए। और इसमें फर्स्ट ईयर में मुझे अनुभव ने एक बात बताई थी कि ये अधिकारी है, अधीक्षक वगैरह, यदि वो टोकेंगे नहीं तो उनको रखने की क्या आवश्यकता। यहाँ विद्यालय में उनको इसी बात के लिए रखा जाता है कि विद्यार्थी के लिए प्रेरणा दे या टोके। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए प्रेरणा मिली थी। और तब से मैं कभी भी मुझे कुछ भी कोई टोकता है या कोई भी कुछ कहता है तो मैं बस एक ही बात याद करता हूँ
कि उनको इसी बात के लिए यहाँ पे है। और मैं अपने विद्यार्थी क्लासमेट के लिए कह रहा हूं कि इसमें आइडियल कौन क्या, यहाँ पे हर्षित ने जो मुझे अपनी बात बताई कि मैं सब मतलब ऐसा था वैसा था, लेकिन मेरे लिए एक बात के लिए वो आइडियल मतलब प्रेरणादायक है कि उसको जब भी मन करता है पढ़ने का, भले ही रात में हो, दिन में हो, सुबह या रात हो, जब भी हो तो पढ़ता है वो। भले ही दिन में सोता हो लेकिन रात में 2 बजे उठेगा, पेपर दिख गया पेपर पढ़ेगा, कोई किताब दिख गई किताब पढ़ेगा, और जो उसको अच्छा लगा उसमें वो उस बात को नोट करेगा। उससे यह मुझे सीखने मिला। और ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं कि मुझे बस अकेला लगा, मेरी पूरी क्लास ही ऐसे मेरे लिए आइडियल है। जैसे अलग अलग सबके अपने अपने एक महत्वपूर्ण ख्वाब होते हैं। जैसे अमोल गाने में यदि कहीं मैं शिविर में या दशलक्ष्मी में गया, वहाँ पूजन वगैरह करने का कभी काम पड़ा, तो वहाँ पे कोई छंद वगैरह की लय नहीं आ रही हो तो मैं तुरंत अमोल को फोन लगा के पूछता था इसको कैसे बोले। और कुछ तत्वार सूत्र वगैरह में वरिष्ठ में प्रॉब्लम आई थी शिविर में, तो मैंने दिनेश से फोन लगा पूछा था। ऐसे हर अपने अपने में एक मेरे लिए आइडियल रहे हैं। और जूनियर के लिए प्रेरणा ये दूं कि जो खासकर अन्य भाषा के विद्यार्थी है वह हिंदी में ज्यादा संवाद रखे और भाषाओं में अपनी परिपक्वता कर ले। जैसे हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश की अभी तो बाहर जाओगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश, तो उसकी भी हमें अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। और संस्कृत के लिए कहूँ कि कनिष्ठ वरिष्ठ में यहाँ पढ़ाई गई थी, उस समय कुछ समझ में नहीं आई थी, और फर्स्ट ईयर तक यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी फिर। और मैंने अभी मुझे लगा कि इसमें मेरी कमजोरी रही है, लेकिन मैंने उसको दूर करने का प्रयास किया और मैं आज यहाँ खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि मैं अब थोड़ी अच्छी संस्कृत बोल सकता हूँ। और अभी मैं बीएड वगैरह आगे करूँगा, बीएड मुंबई से करूँगा, विद्यापीठ से ही। और आगे मेरा लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में एमपीएससी एग्जाम चलती है, आईएएस की लाइन में ही है, मैं उसको पास करूँगा। और यहाँ मेरे लिए उस लाइन में जाने के लिए सबसे बड़े प्रेरणादायक मेरे क्लासमेट ही है कि मैंने जब भी बात की इस बात की तो वो कहते हैं तू जाएगा तू जाएगा, मतलब उनको विश्वास नहीं होता। तो मुझे उसी बात से प्रेरणा मिली है कि मैं करके दिखाऊंगा और करके ही दिखाऊंगा उसको। कुछ पंक्तियां मेरे दोस्तों के लिए। आपकी दोस्ती का सिला हर हाल में देंगे, आपकी दोस्ती का सिला हर हाल में देंगे, कोई कुछ कहे उसे टाल देंगे। अगर दिल ने कहा आप अच्छे दोस्त नहीं, अगर दिल ने कहा आप अच्छे दोस्त नहीं, तो आपकी कसम दिल को सीने से निकाल देंगे, दिल को सीने से निकाल देंगे। और एक बार सभी शास्त्री द्वितीय वर्ष वालों के लिए भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए इतना मेहनत करके हॉल वगैरह तैयारी की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी को। अब अवार्ड की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। तो ऑलराउंडर ऑफ द क्लास, इसके नॉमिनीज हैं पवन जी, दिनेश जी, संकेश जी, शुभम जी। कौन है भाई? देखते हैं। ऑलराउंडर ऑफ द क्लास अवार्ड गोes to शुभम जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
जोरदार तालियां। और शुभम जी आए और यहाँ पर 5 साल के अनुभव और प्रेरणास्पद बात कहें शुभम जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अपना भाषण प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरे जो ये छोटे भाई हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा के, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कॉलेज के एग्जाम्स बिल्कुल अभी 10-15 दिन बाद ही आने वाले हैं, फिर भी उसकी तैयारी करते करते हम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए अपनी पूरी 20-25 दिनों की मेहनत से इतना सुंदर हॉल सजाया है। आप लोग उनके लिए तालियों के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बोलने के लिए जो 4 मुख्य बिंदु दिए हैं उनको अब मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले इस महाविद्यालय में आना कैसे हुआ। मुझे यहाँ पर आने की प्रेरणा मिली पंडित सूरज जी मखदूम, जो वही से महाविद्यालय से स्नातकोत्तर विद्वान हैं। अभी जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लास में कीर्ति कुमार बैठा हुआ है उसके वे बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी थी। तब उन्होंने कहा था कि महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है। तो बातों से तो सब कुछ जानने में या पहचानने में नहीं आता, फिर भी बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ गया था कि क्या चीज़ है वहाँ पर। फिर वहीं पर 10th के बाद मई में जो बाहुबली कुंभोज हैं वहाँ पर एक बाल संस्कार शिविर लगा था, तो उसमें जाने का मन हुआ। मेरे जो मौसा जी हैं उन्होंने भी प्रेरणा दी कि शिविर में जाना चाहिए, तो मैं कीर्ति कुमार के साथ ही वहाँ पर गया था। वहाँ पर जाकर जो धर्म का वातावरण देखा था वो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पर जो प्रफुल्ल जी शेंडगे और अजीत जी कवटेकर जो पढ़ते थे वहाँ पर शिविर में पढ़ाने के लिए आए थे, तो उनसे भी प्रेरणा मिली। तो उन्होंने भी महाविद्यालय के बारे में बताया था। तो फिर मेरा पक्का निर्णय हो गया कि अब मुझे महाविद्यालय में यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। लेकिन वास्तव में ये नहीं पता था कि वहाँ जाकर क्या करूँगा और क्या सीखने को मिलेगा। फिर देवलाली आ गया। देवलाली में पूरी प्रक्रिया हो गई, क्लासेस वगैरह, इंटरव्यू, उसमें से सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये जो मेरी रुचि लगी थी धर्म की वो केवल बाहुबली कुंभोज का जो 10 दिन का शिविर था और उसके बाद जो 18 दिन का देवलाली का शिविर किया था, बस इन्हीं दिनों की मेरी रुचि थी। उसके पहले मैं धर्म में बिल्कुल जीरो था। बचपन में 2री या 3री कक्षा तक मैं पाठशाला जाया करता था, लेकिन बाद में हम जहाँ बचपन में मैं जहाँ रहता था वहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए गए, तो वहाँ पर ना कोई पास में पाठशाला थी ना कोई जिन मंदिर था। 3-4 किलोमीटर दूर जिन मंदिर था, तो कभी हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता था। यहाँ पर आकर धीरे धीरे सीखा, लेकिन जब यहाँ पर आया था मेरा मन तो यहाँ पर अच्छा लगा, लेकिन घर वालों से कोई कहते थे कि इतनी दूर पढ़ने के लिए क्यों भेजा, यहाँ पर क्या इससे अच्छा कोई शिक्षा नहीं मिलेगी क्या। तो घर वालों को भी पूरा पक्का पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चीज मिलने वाली है। तो जब भी फोन पर बात होती थी तो कहते थे कि 1-2 साल पढ़ करके या 12th करके वापस आ जाना, उसके बाद हम यहीं पर पढ़ाएंगे। लेकिन मैं भी उस समय हाँ करता था, ठीक है मैं 1-2 साल पढ़ के आ जाऊंगा वापस। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 2 साल पढ़ा, यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, संस्कार ग्रहण किए, तब मेरी रुचि और बढ़ने लगी। एक बात और बाद में अनुज के लिए भी कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी होती है एक विशेष चीज, आपकी संगति। आपकी संगति किसके साथ होती है।
अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छा बनोगे, और बुरी संगति में आप हो तो आप बुरा ही बनोगे। शायद मेरी संगति के कारण ही उपाध्याय कनिष्ठ और वरिष्ठ में आगे नहीं बढ़ पाया, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उपाध्याय वरिष्ठ के बाद जब मैं कोल्हापुर में बाल संस्कार शिविर में पढ़ाने के लिए गया था, वहां पर मुझे जो इसी महाविद्यालय के छात्र रहे पंडित संयम जी शेटे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। वे मेरे लिए बड़े भाई हैं और जब भी उनसे मिलता हूं तो हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें सिखाते हैं और मुझे नई शक्ति मिलती है, वहां पर स्फूर्ति मिलती है मुझे। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया, तो हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मेरे सीनियर होकर भी मेरे साथ मित्रवत उनका व्यवहार रहता है पूरा, तो उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके कारण ही यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ सका। फिर तब से मैंने सीखा कि यहाँ पर अध्ययन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर से अध्ययन करना सीखा। कनिष्ठ वरिष्ठ में बहुत मस्ती करता था, वो संगति जो जिसकी थी उसको संगति छोड़ दी और अध्ययन में अपने आप को लगा लिया। फिर आगे कैसे बढ़ते हैं वो सीखा। यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो 5 वर्षों में या 5 क्लासों में लगभग 150 या 160 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हर एक को, अगर यहाँ के जो गुरु हैं, हर एक को तो हाथ पकड़कर आगे नहीं ला सकते। जो भी सिखाया जाएगा वो कॉमन यहाँ से बता दिया जाएगा, लेकिन सीखना तो हमें स्वयं को है। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि हमें कोई ना कोई हाथ आगे बढ़कर आगे खींचे, हमें स्वयं को आगे आना सीखना चाहिए। और मैंने फर्स्ट ईयर से यही करना सीखा। कनिष्ठ वरिष्ठ में शायद मैं संगति के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाया और गुरुजनों का मेरे ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में जैसे आ गया तो वैसे वैसे मैं अध्ययन में भी मेरी रुचि रही और तब से धर्म में और रुचि से पढ़ने लगा था। और जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब भी छुट्टियों में घर जाता था, दोस्त पूछते थे या और भी जो रिश्तेदार थे वे भी पूछते थे कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या वहां पर जयपुर में क्या पढ़ने को मिलता है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, सुखी जीवन जीने की कला सीख रहा हूं। शायद आप इस बात पर ताली बजा सकते हो अगर आप यहां पर सुखी जीवन जीने की कला सीख रहे हो तो, क्योंकि यहां पर जो चीज मिलती है, लौकिक शिक्षा तो हर जगह मिलती है, लेकिन अलौकिक जीवन को अगर अलौकिक जीवन की शिक्षा भी कहीं कहीं पर विपरीत रूप में मिलती है, लेकिन यहां पर जो मुख्यतः जिस चीज की अलौकिक बात की है, उस अलौकिक बात के साथ भी लौकिक जीवन भी सुधर जाता है। और जो चीजें यहां से मिलती है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निमित्त बनती है या सहायक होती है, वे और कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ के जो अनुभव हैं, अध्ययन भी बहुत किया, तन मन से किया, पढ़ाई की और मस्ती भी बहुत की। जब भी आप कोई कार्य करोगे, चाहे अध्ययन करो चाहे मस्ती करो, पूरे दम से मस्ती करो, पूरे दम से अध्ययन करो। और जो कुछ भी आज बन पाया हूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि धर्म में बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं पता था, और यहाँ जो भी आज बन पाया हूं ये बस महाविद्यालय का ही योगदान है। इसलिए इस महाविद्यालय को और इस महाविद्यालय के गुरुजनों को सैल्यूट। और साथ ही मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर पढ़ने के लिए योग्य समझा, भेजा, अनुमति दी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ से गुरुजनों से हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। आदरणीय बड़े दादाजी से सरलता, छोटे दादाजी से दृढ़ निश्चय, आदरणीय अन्ना जी से उत्साह, आदरणीय शांति जी भाई साहब से गंभीरता। इन चीजों को मैंने सीखा है और इन्हीं चीजों के कारण आज वे इस श्रेष्ठ पद पर कार्यरत हैं। मैं इस बात से भी गौरवान्वित अनुभव करता हूं, शांति जी भाई साहब जिस क्षेत्र से हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अर्थात कोल्हापुर साइड या महाराष्ट्र में, मैं वहां से होने के कारण मैं अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इतने दूर से आकर यहाँ पर कार्य किया है, तो वहां से उनसे प्रेरणा लेके
वही कार्य मैं वहां जाकर करूंगा, ये मैंने उनसे प्रेरणा ली है। एक और बात, मैं ऐसा सोचता हूं कि शांति जी भाई साहब बिल्कुल नारियल जैसे हैं। कैसे? अगर आप बाहर से देखोगे तो बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम कोमल हृदय के धारी हैं। क्लास में अगर आप गलती करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो बिल्कुल उस समय आपको डांटेंगे जरूर, लेकिन कक्षा के बाद या जब भी आप उनसे मिलोगे तो जरूर कंधे पर हाथ रखेंगे। और उनका एक जो फेमस डायलॉग है, आप सभी को पता होगा, क्या बोलते हैं? आ गए। तो उससे जो उनका जो अपनत्व होता है, उससे पता चलता है कि हमारा स्वभाव भी कभी कभी कठोर होना चाहिए और अंदर से तो हमें नरम बनना ही चाहिए। एक और ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा भाई साहब, इनकी विशेषता आप सभी को पता है। अपने महाविद्यालय से शास्त्री नहीं की, फिर भी यहां पर शास्त्रियों को अध्यापन कार्य कराते हैं। इनसे ये चीज सीखने लायक है। ये मेरे यहाँ पे महाविद्यालय के सीखने के और अनुभव रहे, इसलिए महाविद्यालय परिवार को फिर से एक बार नमन। अनुजों के लिए प्रेरणा 3-4 पॉइंट्स लिख के लाया हूं। दुनिया की या विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गुण आपको सीखने को नहीं मिलते, वे गुण किसी ना किसी व्यक्ति में आपको सीखने को मिलते हैं। और हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ ग्रहण करना, उज्जवल पक्ष को देखना। दूसरा पॉइंट, अपना कार्य जो भी कार्य कर रहे हो उसको पूरे निस्वार्थ भावना से करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ करो और उसको पूर्ण करो। एक बात और जो मुझे संयम जी सेठे ने बताई थी वरिष्ठ के बाद, और अभी सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने बहुत बार उस बात को कहा, 5 साल मेहनत करोगे तो बाकी जिंदगी आराम से जीवोगे, सुख से जीवोगे, और 5 साल आराम करोगे तो निश्चित रूप से बाकी जिंदगी मेहनत कष्ट में निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को यहाँ पर निर्णय करना चाहिए कि मुझे 5 साल यहाँ पर कैसा रहना चाहिए। बातें तो बहुत है आपके प्रेरणा के लिए और कभी बताऊंगा। एक मुख्य बात जो मुझे अभी, हम 2 दिन के लिए लाडनू गए हुए थे, तब मुझे पता चली। हम लोग कहते हैं कि आज जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, देश विदेश में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं भी मानता हूं, ठीक है, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन एक बात और है, जितना प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का, ईसाई अर्थात क्रिश्चियन धर्म का और भी अन्य जो जितने भी हैं, उन लोगों का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, उतना प्रचार प्रसार शायद जैन धर्म का नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने यहां से भी आदरणीय छोटे दादाजी, आदरणीय संजीव जी भाई साहब, अभय जी और भी विद्वान विदेश में भी जाते हैं प्रचार के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वो प्रचार प्रसार शायद केवल जो हमारे जो जैन कुल में जो व्यक्ति है, जैन धर्म के, यहां से वहां सेटल हो चुके हैं, शायद उन्हीं में प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन हमारा ये दायित्व है कि जैन धर्म को विश्व में प्रचार प्रसारित करना है, तो उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। तो जो अजैन लोग हैं उनको भी हम जैन धर्म की प्रचार प्रसार जो है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर अजैन लोगों में हम अगर जैन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे तो ही उसका सही रूप से प्रचार प्रसार हो सकेगा, नहीं तो लिमिटेड रहेगा। और जैन आज दुनिया में बहुत कम है, तो जैनों में भी योग्य बात पहुंचती है, नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए अनुजों के लिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, महाविद्यालय का हमारे ऊपर जो इतना बड़ा उपकार है कि हमें अध्यात्म विद्या सिखाई, उस अध्यात्म विद्या को आगे बढ़ाना। तो जैसे मैंने अभी बताया, जैन धर्म का प्रचार अगर आप पंडित बन के करोगे तो आपको प्रवचन करना जैन लोगों के सामने, लेकिन आपको एक फिलोसोफर या दार्शनिक बन के प्रवचन करना है तो आपको 101% इंग्लिश आनी ही चाहिए। जैसे भी जिनेश भाई ने बताया कि आपको कनिष्ठ वरिष्ठ में ही इंग्लिश और संस्कृत पर कमांड करनी चाहिए। तो अभी जो कनिष्ठ वाले बैठे हैं, वरिष्ठ वाले बैठे हैं, फर्स्ट ईयर वाले बैठे हैं, सेकंड वाले हैं, मेरी क्लास वाले भी हैं, अभी भी अगर किसी क्षेत्र में हम कमजोर हों
तो उस कमजोरी पर निराश नहीं हुए, कहाँ पर कमजोरी हमारी बाकी है उसको दूर करना सीखना चाहिए और इस कमजोरी को दूर करके हम अपना जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट, भविष्य की योजनाएं। अभी यहाँ पर लाडनू गए थे, वहां पर भी सबका इंट्रोडक्शन हो गया था, उसमें एक पॉइंट था यही कि भविष्य में आप जाकर क्या करोगे। तो वहां पर भी मैंने यही कहा था कि मेरा जो जीवन का लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है स्मारक में आना, तो स्मारक के आने के बाद ही मेरा जीवन निर्माण हो चुका है, ये ज्ञान के सानिध्य में ही हुआ है। अतः मेरा जो संपूर्ण जीवन है वो मैं अपनी यथाशक्ति से जिनवाणी के लिए, ज्ञान के लिए ही समर्पित करूंगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनवाणी का प्रचार प्रसार करता रहूंगा। यही मेरी तरफ से मेरे गुरुओं के लिए श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा हो सकती है, इससे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा मैं नहीं दे सकता। कुछ पंक्तियां मुझे मिली थी कहीं, ये पंक्तियां मैं शांति जी भाई सबके लिए बोलना चाहूंगा। इनके अल्फाजों को पुराणों में उतरते देखा, इनके अधरों में समय सार को सरते देखा, जब भी सर झुकाया गुरु के पाक कदमों पर, हमने हर पल जिंदगी को संवरते देखा, हमने हर पल जिंदगी को संवरते देखा। जो और समस्त हमारा टीचर स्टाफ है, समस्त गुरुजन हैं, उनके लिए यू एजुकेट एज वेल एज एनकरेज, you inform as well as inspire, you open our minds as well as our eyes, you have touched our lives, you have touched our lives। आप लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए आपने ताली नहीं बजाई, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बता दूंगा। आप लोगों ने हमें सिखा दिया और प्रेरणा भी दी, आप लोगों ने हमें जानकारी दी, आप लोगों ने हमें प्रेरणा दी, शक्ति दी, आप लोगों ने अर्थात शिक्षकों ने, अध्यापकों ने हमारे जो दिमाग है उसको ओपन किया और हमारी आंखें भी खोल दी और आप लोगों ने हमारी जिंदगी को छू लिया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो फिर ताली बजा सकते हो। अंत में मेरी जो क्लास, इस क्लास में अभी हम सेकेंड ईयर फाइनल में हम जब भी मस्ती करते हैं तो मजाक मजाक में हमारी क्लास में दो ग्रुप होते हैं, मराठे और बुंदेलखंडी। वो तो हर क्लास में होते ही रहते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं। तो हमने जितना भी कुछ भी किया है वो पूरी दम से किया है, जब भी किया पूरी साथ एकता के साथ किया है। और अधिक समय नहीं लूंगा, इन पूरी क्लास वालों के लिए और आप सभी के लिए अंतिम और कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां कहूंगा, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अपनी सूरत की पहचान कर ले, भूल जा बीती वर्तमान संवार ले, जिन्हें अब भी तुझ पर भरोसा है उन्हें कुछ कर दिखाने की सौगंध उठा ले, चाहे कितनी भी क्यों ना आए मुश्किलें, दिल में तो तू बस यह ठान ले, आज जो तुझे मौका मिला है उससे तू अपनी पहचान बना ले, उससे तू अपनी पहचान बना ले। इस विद्या को अर्थात अध्यात्म विद्या को विश्व में जैन अजैन लोगों में प्रचारित प्रसारित करने की शपथ के साथ अपनी इस छोटे से भाषण को समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवन जी को। हमारा पुनः निवेदन है बड़े भाइयों से कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। सौरभ भाई बोलो भाई। बड़े लंबे होते हैं जिंदगी के रास्ते। अच्छा ही। हाँ हाँ, और मैं गलत नहीं कह रहा भाई। अच्छा हाँ, और क्या, बड़े लंबे होते हैं जिंदगी के रास्ते, 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चले, बाद में टेम्पो टैक्सी कर लेंगे। और क्या दिक्कत है, बजा लो ताली फिर जोरदार एक बार। आपने अच्छा रास्ता बताया। अब हम बुलाने जा रहे हैं इस अवार्ड की श्रृंखला में अर्पण मौला ऑफ द क्लास, अर्पण मौला ऑफ द क्लास अवार्ड। इसके नॉमिनीज हैं बाउली जी, प्रियम जी, हेमचंद जी, बिरजन जी। बताओ भाई लोग क्या समझ में नहीं, मजा नहीं आया भाई लोग।
अर्बन मौला और दी क्लास गोज टू बाहुबली। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। आपको बता दूं आज हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके लिए कुछ पंक्ति। हर दिन से प्यारा लगे हमें ये खास दिन, हर दिन से प्यारा लगता है हमें ये खास दिन, जिसे हम बता नहीं सकते आपके बिन। वैसे तो दिल दुआ देता है आपको, क्या वैसे तो दिल दुआ देता है आपको, फिर भी कहते हैं जन्मदिन का शुभकामना हो आपको। अब हमारा अनुरोध है बाहुली जी से अपने खट्टे मीठे अनुभव व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सम्माननीय मंच और सभा में बैठे सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं इधर आया था और कुछ बात बोलने, लेकिन मैंने अपने पूर्व वक्ता के जो उद्गार सुने उससे मेरी जो मैंने बना के लाया था, जो मैंने बोलने की इच्छा सोची थी, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले मैं उसी बात को बोलना चाहूंगा। मैं लास्ट में अपने एक मित्र को इसमें से निकालना चाहता था और वो मित्र मैं भाई सचिन जी को कहना चाहता था, लेकिन भाई सचिन जी मेरे बचपन के मित्र ने ये हाथ मार लिया, इसलिए जोरदार तालियां मेरे बचपन के मित्र के लिए। अब बचपन का मित्र आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पहले छिंदवाड़ा शहर में रहता था, फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफर होने के कारण मैं दमोह में रहने लगा था। हम और भाई प्रकार बचपन से ही धार्मिक वातावरण से जुड़े हुए थे। उधर का जो मुख्य मंडल है, उधर पे पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, जिस समय हम उधर रहते थे उस समय दोनों समय भाई साहब के व्याख्यान होते थे। पंडित सुमत प्रकाश जी भाई साहब, उनका समागम रहता था। तो यथा कदाचित मैं अपने मम्मी पापा जी के साथ उनके प्रवचन में चला जाता था, लेकिन समझ तो नहीं आता था। अतः मैं उन्हें, जिन्होंने मुझे इस धर्म में लगाया, ऐसे मेरे माता पिता जी को यहाँ स्मरण करने चाहूंगा, क्योंकि जो विदाई समारोह इसका नाम दिया गया है, इसे अन्य शब्दों में कहें तो इसे उपकार स्मरण दिवस भी कह सकते हैं। तो उपकार स्मरण की श्रृंखला में मैं कई लोगों को इधर याद करना चाहता हूं। इसमें कोई क्रम का भेद ना जानकर मुझे जिससे जिनकी प्राप्ति हुई है उस क्रम के अनुसार मैं उनका वर्णन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे मेरे माता पिता जी जिन्होंने मुझे इस धर्म से जोड़ा और इस धर्म में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ऐसे मैं अपने माता पिता को इधर स्मरण करना चाहूंगा। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे आदरणीय बड़ी मम्मी जी को स्मरण करना चाहूंगा कि आज वे नहीं होती और मैं स्मारक में नहीं आया होता, उनकी प्रेरणा मैंने सुनी नहीं होती, तो मैं इधर स्मारक में रह नहीं सकता था। क्योंकि मैं एक ऐसा हूं, मेरी क्लास वाले जानते हैं, एक सॉफ्ट हृदय वाला हूं। मैं बहुत जल्दी उदास हो जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं और मैं इधर रहना नहीं चाहता था। और मेरे सोनू जी भाई साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत छुट्टी मारता था। मैं उसे अपने अनुभव में तो आपको बताऊंगा ही। तो ऐसे बड़ी मम्मी जी के बाद मैं अपने उपकार स्मरण में भाई साहब शांति जी को याद करना चाहूंगा कि आज बड़ी मम्मी जी नहीं होती तो मैं शायद यहाँ रहता और यहाँ रहकर भाई साहब की क्लास अटेंड करता और मैं आत्मख्याति पढ़ सकता। अब मैं आगे बात करूंगा कि मेरे जो गुरुजन हैं, जो इधर रह के हमको अध्ययन कराते हैं, ऐसे सोनू जी भाई साहब, संजीव जी भाई साहब, दीपक जी भाई साहब, संजय जी बड़ा मलहरा, एवं जो हमारे विद्यालय विद्यापीठ के जो अध्यापक गण हैं जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी, ऐसे हर्षवर्धन सर, उनके कारण ही मुझे संस्कृत में रुचि हुई। और हर साल परिचय सम्मेलन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें मेरे
जूनियर और मेरी क्लास ये बोलते हैं कि संस्कृत है जिनकी रुचि पढ़ने की, तो हर्षवर्धन सर के कारण मुझे संस्कृत में रुचि लगी। और भी टीचर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की रुचि मुझे सीमा अग्रवाल मैम के कारण लगी थी। इसके पहले मैं पॉलिटिकल साइंस को नीरस विषय समझ के कभी नहीं पढ़ता था, छूता भी नहीं था। अब मैं प्रेरणा की बात कहूं तो प्रेरणा तो मुझे स्वयं से ही आई। कोई मेरे स्मारक आने में राजी नहीं था, ऐसा नहीं कि उस चीज का विरोधी था, लेकिन फ्यूचर की कंडीशन को देख के, क्योंकि मैं एक जॉब करने, जिस घर में जॉब करी जाती है, नौकरी करी जाती है, उस घर से बिलोंग रखता था। मेरे यहाँ तो कोई बिजनेस तो था नहीं कि मेरी साथ पुश्तें बैठ के, तो इसलिए इस विषय में थोड़ी चिंता थी। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने हृदय में हाथ रखकर मुझे इधर आने की स्वीकृति प्रदान करी। और प्रेरणा के स्रोत में मैं बीरेन जी बक्सवाहा का नाम स्मरण करना चाहूंगा, क्योंकि एक बार वो 10 लक्षण में आए थे और उनका एटीट्यूड, उनका व्यक्तित्व देखकर मुझे इस स्मारक, इस विद्यालय का परिचय हुआ था। अतः प्रेरणा के रूप में मैं उन्हें भी अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं। अब रहती है अनुभव की बात। तो अनुभव में मैंने इधर बहुत कुछ पाया, खोया तो कुछ नहीं। अनुभव में मेरे ऐसे अनुभव हैं कि मैं बचपन में अपने घर में बहुत जिद्दी था, और इधर पे भी मैं बहुत जिद्दी रहा, वो भाई साहब जानते हैं। अध्ययन नहीं करता था, पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन स्मारक आना चाहता था। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी बात को कहा, बेटा जाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पढ़ाई तो हम इधर पे भी कर सकते हैं, तुम आगे की पढ़ाई करो। तो मैं एक बात उनकी सुन के तो रह गया, तो मैंने 11th क्लास वहां से कर ली। लेकिन फिर मेरे मन में उठा, नहीं मैं जाना चाहूंगा। फिर मैंने जिद करी, तो ये जिद मुझे अच्छी सिद्ध हो गई और मैं उस फलस्वरूप इधर स्मारक में आ गया। मैंने इधर पे क्या प्राप्त किया? मैंने इधर पे ज्ञान प्राप्त किया जो मैं अपने घर में नहीं सीख पा रहा था। जैन धर्म का ज्ञान तो सब मेरे पूरी फैमिली धर्ममय है, लेकिन फिर भी जो मैंने इधर प्राप्त किया वो अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ था, तो वो वैसा ज्ञान मैंने इधर प्राप्त किया। अगली बात, मैंने अपने क्लास वालों से व्यवहार सीखा। सभी को पता है जिस चीज में मैं बहुत कच्चा हूं, मैंने इन लोग के साथ रहकर व्यवहार सीखा, मैंने किसके साथ कैसा रहना चाहिए यह सीखा। और इधर रहकर मुझे अध्ययन की आवश्यकता ख्याल में आई, और जो मेरी घर में नहीं थी, क्या अध्ययन की रुचि, वैसी अध्ययन की रुचि मुझे इधर आके प्राप्त हुई। अब मैं और अपने खट्टे मीठे अनुभव सुनाना चाहता हूं। छुट्टी के संदर्भ में, कि जब मुझे कनिष्ठ में सबसे पहले छुट्टी मिली थी, तो मैं अपने रूम पे जाकर इतना कूदा था कि अरे मुझे घर जाना है, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन छुट्टी तो मुझे उस समय मिल गई थी, लेकिन जब मैं वरिष्ठ क्लास में आया तो जितना मैं रूम पे उछला हूंगा, उससे ज्यादा मैं कार्यालय में खड़ा होकर भाई साहब के सामने रोया था कि भाई साहब मुझे घर जाने की छुट्टी दे दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत खराब है। क्योंकि उस समय मुझे इधर की महिमा पता नहीं थी, मैं अपने सॉफ्ट हृदय के कारण मैं अपने घर को नहीं भूल पा रहा था। लेकिन ऐसे खट्टे मीठे कुछ अनुभव रहे। और अब मैं अपने अनुजों के लिए प्रेरणा, तो जो मैंने इधर सीखा वही मैं उनके लिए कहना चाहता हूं। और कई बातें तो मेरे भाइयों ने कह ही दी हैं, लेकिन जो मैंने इधर सीखा वही मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग यहां रह के समय का दुरुपयोग ना करें, समय का सदुपयोग ही करें। दूसरी शिक्षा मेरी यह है आप लोगों से कि गुरु के प्रति, गुरु की कही हुई बात को की आज्ञा पालन करें, गुरु के प्रति विनय रखें। और तीसरी मेरी आप लोगों के प्रति प्रेरणा है कि आप लोग अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही
अपने ये 5 साल व्यतीत करें, क्योंकि लक्ष्य से विहीन होकर अपना एक कदम भी चलना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। आप इधर किस दृष्टि से आए हैं और आप क्या कर रहे हैं, कहीं आपका दूसरी जगह तो आपका लक्ष्य भटक तो नहीं रहा है। चौथा पॉइंट है कि अपन सभी प्रचारक बन गए, बहुत अच्छे प्रचारक बन गए, और साथ में मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि अपन लोग विचारक भी अवश्य बने। लास्ट बात में कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अपन ने बचपन में एक श्लोक तो सीखा ही होगा, विद्या ददाति विनयम विनयाति विनयात पात्रताम। क्या? विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है। और पात्र का अर्थ आप जानते होंगे, पात्र जिसमें कुछ अपन सामान रख सके, और वह पात्र जितना अधिक बड़ा होगा उतना अधिक अपन सामान उसके अंदर रख सकते हैं। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जितना भी हो सके अपने पात्र को बड़ा कीजिए, अपने पात्र को बड़ा कीजिए, अपने पात्र को बड़ा कीजिए। और वह पात्र कैसे हो सकता है कि वह विनय के द्वारा हो सकता है और विद्या के द्वारा हो सकता है। इसलिए आप विद्या और विनय को अपने अंतरंग में उतारिए। जय जनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद बावली जी को। महकते दामन एक जज्बात से सलाम भेजते हैं, महकते दामन एक जज्बात से सलाम भेजते हैं, जन्मदिन मुबारक हो ये पैगाम भेजते हैं। खत नहीं है ये डाक से भेजू, बावली जी खत नहीं है ये डाक से भेजू, दिल से मुबारक आपको सरेआम भेजते हैं। आपको जन्मदिन की शास्त्रीय द्वितीय वर्ष की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, ध्यान दें, अवार्ड की श्रृंखलाएं हम यहीं पर रोकते हुए हम सभी के प्रिय आदरणीय बड़े दादाजी इनका हम उद्बोधन सुनेंगे। आदरणीय बड़े दादा। मंगलम भगवान देव मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारी और जैन धर्मस्तु मंगलम। बंधुओं, सब 5 महीने वाले हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना कहना चाहता हूँ कि आप फाइनल वालों ने जो कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं वास्तव में ये विचार बहुत उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और आपने जो अपने विचार बताए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं जो प्रवचन साहब में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि देखो अपना जीवन, यद्यपि हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र छोटी है, लेकिन उम्र तो अनादि से है, अपन आनंद काल रहने वाले हैं। इस शरीर की उम्र छोटी हो सकती है लेकिन आत्मा तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। वो विद्या आप लोग यहाँ सीख रहे हैं कि निरंतर आध्यात्मिक विद्या आपके ज्ञान में आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। यदि ये नहीं सीखते तो लौकिक विद्या तो कहीं भी सीख सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ पर आजीविका के लिए 60-70 साल के जीवन के लिए तो जो भी पढ़ेंगे पढ़ लेंगे और उससे हमारे आजीविका का काम चल जाएगा। इसमें कोई दुराई नहीं, जो जिसकी योग्यता होगी उसके अनुसार वो कमा भी देंगे। लेकिन जो ये विद्या है जो यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है, वो बात है अपने वो जो आपने सीख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। आप इतना ध्यान रखें कि आपका केवल जीवन इतना नहीं है 60-70 साल का, आप अनादि से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। उस दृष्टि से सोचें और वो सोचें कि यदि हम यहाँ नहीं आए होते और हमने ये विद्या नहीं सीखी होती, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान हमने नहीं किया होता और केवल आजीविका के लिए ही हम सब कुछ करते रहते तो हमारा क्या होता, अब भविष्य क्या होता हमारा? भविष्य उज्ज्वल नहीं होता। उसमें हमें देखना है, निश्चय करना है कि हमने क्या सीखा है, माने हमने इस जीवन में रह करके और अनंत काल के लिए जो उपयोग करने वाली चीज़ है वो सीखी है। वो सबसे बड़ी बात है, वो आप लोगों ने सीख ली है। इसका हमें को बहुत हर्ष है कि यदि आप लोगों ने सीखा है और केवल आजीविका के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं
जब यहाँ सबसे पहले विद्यालय खोला था, विद्वान लोग यहाँ आते थे तो मुझे पूछते थे कि ये तो ठीक है, तुम्हारे गुरुओं ने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है कि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, कल्याण क्या होता है, आत्म कल्याण क्या चीज है, इसके बारे में बताओ हमको। तो वास्तव में यदि आप आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा अनादि अनंत है, उसका आप कल्याण करना चाहते हैं, तो ये विद्यालय आपके लिए सार्थक है। और यदि आपका उद्देश्य केवल इसलिए है कि यहाँ पर सब सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और हम अगर गांव में रहते तो सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ रह करके हम 5 साल तक पढ़ लेते हैं, और यदि आपका केवल लौकिक विद्या तक ही सीमित है तो फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का। यहाँ रहने का तो वही फायदा है कि हम अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और हमें लौकिक विद्या के साथ साथ में आध्यात्मिक विद्या जो अनादि अनंत जीव के जिसे सुखी हो सकते हैं वो विद्या, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत का स्वरूप, वस्तु स्वातंत्र का स्वरूप यदि आपके ख्याल में आ गया तो वस्तुतः बात सही है। और यदि वो ख्याल में नहीं आया क्रमबद्ध पर्याय क्या है, वस्तु स्वातंत्र क्या है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, सुख होने का उपाय क्या है, और सुख क्या चीज है, सुख किसे कहते हैं, ये बात ख्याल में नहीं आई तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो सब कुछ पढ़ो, सब कुछ प्राप्त करो, आजीविका के लिए जो कुछ करना है करो, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखो कि हमें आनंद काल तक रहना है। आनंद काल के लिए हमें क्या करना है, हमें वो काम करना है कि जो हमने आज तक नहीं किया है, आज तक हम नहीं कर पाए हैं, वो काम हमें करना है। इसके लिए हमने यहाँ प्रवेश लिया है। यदि मान लो अभी तक भी ख्याल नहीं आया हो कोई बात नहीं है, आज भी ख्याल में आ जाए और आज से भी आगे का जीवन हमारा उस दृष्टिकोण से समृद्ध हो जाए। क्या मुझे तो आनंद का जीना है और निराकृत होने का उपाय क्या है, सच्चे सुख का उपाय क्या है, वो अगर मुझे समझ आ जाए तो सार्थकता है, और वो आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ आ गया होगा आपके ख्याल में, और नहीं आया हो तो आ जाना। आज के बाद ये संकल्प करो कि हमें वो बात विद्या सीखनी है कि जो हमको अनंत काल के लिए अनंत सुख रख सके, मेरा को रख सके, वो विद्या हमें सीखनी है। यदि सीखनी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सीखी है तो संकल्प करो कि हम वो विद्या सीख के रहेंगे, यहाँ से सीखेंगे, यहाँ भी बोलेंगे तो जहाँ जा रहेंगे वहाँ सीखेंगे। वो काम हमें करना है, वो काम हमें सीखना है। कौन सा कि जो आज तक हमने नहीं किया, निराकुरता का, जो आत्मशुद्धि का जो काम हमने आज तक नहीं किया वो काम हमें करना है, वो बात हमें सीखनी है। ऐसा संकल्प होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लौकिक जीवन के लिए सुखी होने के रास्ते बताए हैं, वो तो अच्छी बात है, कोई दो राय नहीं है। वो तो जीवन में हमें करनी पड़ेगा, जब तक हम जिएंगे जब तक तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जीवन के बाद भी अपना जीवन है, इस जीवन के बाद भी अपना आनंद का अपने जीवन जिंदा रहना है। तो वो सुखी होने का उपाय क्या है वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इस बात को आप गांठ बांध लें और निर्णय करें कि अब हमें आगे चल करके आध्यात्मिक विद्या सीखनी है, आत्म की विद्या सीखनी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान बुद्ध शांति का मूल है वितराग विज्ञान। वो वितराग विज्ञान तो हमारे ख्याल में आए और हम सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को बांध। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े दादा को। आदरणीय बड़े दादा ने हमें मार्मिक उद्बोधन दिए। इस तरह से अध्यक्षीय उद्बोधन के उपरांत अपना यह प्रथम सत्र यही पूर्ण होता है, यही विराम देते हैं। चूंकि सुबह आप सभी ने नाश्ता भरपूर किया है, सुबह का भोजन आपने ठीक से नहीं किया है। भोजन हमारा सुबह में सूचना प्राप्त हुई, हमें भोजन बच गया है, इसलिए आपको भूख बहुत लग रही है। हमारे फाइनल के विद्यार्थी अभी 2 मिनट के लिए रुकेंगे।